नमस्कार दोस्तों, इंडिया एट 6 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की यानी कि पूरे दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी। दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के संकट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि गुजरात के भावनगर में मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया था, एक बस में तोड़फोड़ कर दी थी, लेकिन उसके बाद ही कल शाम को ही जयपुर से एक बड़ी खबर आई और जयपुर में तकरीबन 2000 प्रवासी मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। यहां तक कि बात इतनी आगे बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो ये प्रवासी मजदूरों का जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। साफ ये तय हो चुका है कि अब लॉकडाउन का चौथा चरण जो है वो शुरू होगा 17 मई के बाद से। किस तरह से वो अलग होगा, यानी अभी जो देश में हालात हैं, अभी जिस तरीके से छूट दी गई है, जिस तरीके से लॉकडाउन अभी चल रहा है, उससे अलग कैसे होगा लॉकडाउन 4, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और साथ ही भारत और पूरी दुनिया में कोरोना का जो अपडेट है, यानी कि क्या डेटा है, क्या नंबर है, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर इटली आता था, स्पेन आता था, लेकिन अब रूस आ गया है। तो यानी कि बड़ी बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं। तो कोरोना से रिलेटेड जो देश और दुनिया के बड़े नंबर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से देश छूट दे रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 के बारे में। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। वो लॉकडाउन के चौथे चरण यानी लॉकडाउन एक्सटेंशन पर और साथ ही आर्थिक पैकेज पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार के सामने, इस वक्त देश के सामने दो बड़े संकट हैं। एक तरफ कोरोना यानी स्वास्थ्य का संकट बना हुआ है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक संकट बन रहा है वो भी लगातार बना हुआ है। कई सारी इंडस्ट्रीज लगातार सरकार से राहत पैकेज की मांग कर चुकी है। तो उसके बाद आज ही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक पैकेज से जुड़ी के बारे में भी बात कर सकते हैं और साथ ही प्रवासी मजदूरों के संकट के बारे में भी वो उनको भी, उस इश्यू को भी एड्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ माना जा रहा है। सोमवार को ही पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने महामारी से जो संकट उत्पन्न हुआ है उस पर बात की और साथ ही लॉकडाउन पर जो रणनीति है या आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की या एक संतुलन की जो रणनीति है उस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संतुलित रणनीति बनाने की जरूरत है। इस बैठक के दौरान कुछ मुख्यमंत्रियों ने चरणबद्ध तरीकों से आर्थिक गतिविधि को फिर से बहाल करने की बात कही। तो कई मुख्यमंत्रियों का ये मानना था कि जब हम कोरोना से लड़कर काफी हद तक उसे कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं और अब ऐसे स्तर पर पहुंचकर लॉकडाउन में ढील देना या छूट देना वो गलत फैसला साबित हो सकता है। कुछ राज्यों ने तो यहां तक कह दिया कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कल ही मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना, तमिलनाडु, यहां तक कि बिहार ने भी कल ये कहा कि जो ट्रेन सेवाएं आज से शुरू हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अगर संक्रमण एक बार फैल गया तो फिर उसको रोकना, उसको थामना मुश्किल हो जाएगा राज्य सरकारों के लिए भी। तो मैं आपको बताऊंगी कि राज्यों ने क्या कहा, लेकिन साथ ही लॉकडाउन को बढ़ाने के जो सुझाव हैं वो भी कई राज्यों ने दिए। तो पीएम मोदी ने ये संकेत दिया है कि कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन आगे जारी रह सकता है, क्योंकि पीटीआई पे एक बयान आया था बैठक के बाद जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस बात पर अडिग हूं कि पहले चरण में जिन उपायों की जरूरत थी उनकी आवश्यकता दूसरे चरण में नहीं थी। इसी तरह से तीसरे चरण में जिन उपायों की जरूरत थी चौथे चरण में उनकी आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ये तो साफ है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, यानी कि लॉकडाउन 4.0 होगा। तो मैं आपको बताती हूं कि लॉकडाउन 3 यानी कि अभी जो देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जो छूट दी गई है, उससे कैसे अलग हो सकता है लॉकडाउन 4। ये माना जा रहा है कि राज्यों को स्वायत्तता दी जा सकती है। ये माना जा रहा है कि राज्यों का रोल जो है वो अब बढ़ जाएगा, क्योंकि कल की मीटिंग में चाहे वो पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो या पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों ने ये मांग उठाई थी कि केंद्र सरकार राज्यों को ये अनुमति दे कि राज्य खुद ये फैसला ले सके कि वहां पर जोन जो है वो कैसे तय होंगे, यानी कौन से इलाके रेड जोन में होंगे, ऑरेंज जोन में कौन से होंगे, ग्रीन जोन में कौन से होंगे, आर्थिक गतिविधियां किन जोन में खोली जाए। तो ये सब किसको दी जाए, ये अनुमति, ये फैसला राज्य सरकारें ले। तो
ये देखा जा सकता है, और यहां तक कि जो मजदूरों को लाने की बात भी है वो भी, यानी कि अब तक ये होता था कि केंद्र सरकार कानून बनाती थी, उसके बाद गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो उसके गाइडलाइंस जारी करता था, उसके बारे में जानकारी देता था और राज्य सरकारों को उसका पालन करना होता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, कल की बैठक के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब राज्यों पर ये छोड़ा जा सकता है, राज्यों को ये अनुमति दी जा सकती है या उन्हें छूट दी जा सकती है कि वो लॉकडाउन को लेकर, यानी कि अपने राज्य में वो किस इलाकों को रेड जोन में शामिल करेंगे, किसको ऑरेंज जोन में, किस तरह की आर्थिक गतिविधियों में छूट देंगे, ये राज्यों को फैसला लेने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार, जैसा कि मैं आपसे कई दिनों से लगातार इस बारे में चर्चा करती आई हूं कि आर्थिक संकट जो है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन 25 मार्च से लगा हुआ है, लगभग 50 दिन होने को आ गए हैं और आर्थिक गतिविधियां एकदम ठप हो चुकी हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि सरकार के एक अधिकारी ने खुद बताया था कि मजदूरों का पलायन हो चुका है, तो लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई थी आर्थिक गतिविधियों में, उनमें उतनी सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि मजदूर अब वापस अपने गृह राज्य लौट गए हैं और दूसरी बात, जो सप्लाई चेन है वो भी बाधित हो गई है। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही उद्योग संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार उनके लिए रिलीफ पैकेज की घोषणा करे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII की तरफ से 15 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की गई है केंद्र सरकार से। MSME की तरफ से भी लगातार मांग उठ रही है, क्योंकि MSME की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। ये ज्यादा चिंता वाली बात है कि राज्य सरकारों का जो खजाना है वो खाली हो चुका है। कल की बैठक में भी तमिलनाडु ने खुद 2000 करोड़ के पैकेज की बात की थी कि इतनी वित्तीय मदद मोदी सरकार उनको पहुंचाए। हालांकि कल मोदी सरकार ने कुछ राज्यों को वित्तीय मदद की घोषणा की, उस पर साइन भी कर दिए, लेकिन अब भी कई राज्यों के सामने बड़ी चिंता ये है कि उनका राजस्व है वो लगातार घटता जा रहा है, उसमें कमी आती जा रही है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो अब शराब की दुकानें खोलने, साथ ही पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, ताकि उनका राजस्व आता रहे और उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तक बहुत सारी सरकारें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, बहुत सारी राज्य सरकारें केंद्र सरकार से कह चुकी हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि ये माना जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों को खोला जाएगा, और जैसे कि आपने देखा होगा हरियाणा में आज से कुछ आर्थिक गतिविधियां खोल दी गई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसकी तैयारी कर रही है। तो आर्थिक गतिविधियों को खोला जाएगा, लेकिन वहां पर भी, यानी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुलती हैं तो भी ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में एक्टिविटी ना हो, या फिर वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो किया जाए। अब बाजार और दुकानों की बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की बात जब हम कर रहे हैं तो बाजार और दुकान, यानी कि जो छोटे दुकानदार हैं, मझोले व्यापारी हैं, उनके लिए क्या होगा, और साथ ही बाजार और दुकानें क्या खुलेंगी, इस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कैट ने ये अंदाजा लगाया है कि पिछले 50 दिनों में सरकार को 1,15,000 करोड़ के GST का नुकसान हुआ है। ये बड़ा नुकसान है। पिछले 50 दिनों में सरकार को, यानी मोदी सरकार को 1,15,000 करोड़ के GST का नुकसान हुआ है। ऐसे में कैट ने मोदी सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अलग अलग टाइमिंग्स पर बाजार खुल सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 2 दिन बाजार खुले या 3 दिन बाजार खुले, या सड़क के एक तरफ की दुकानें खुलें और एक तरफ की ना खुलें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पालन किया जाए, दुकानदार खुद इसके लिए जिम्मेदार हो कि उसकी दुकान के बाहर भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार हो। और जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं प्लीज इस लाइव को शेयर जरूर करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कई सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज अब खुल चुके हैं। लॉकडाउन 3 के दौरान हमने देखा कि कुछ छूट दी गई। आज से 15 रूटों पर रेल सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो बड़ी खबर आई वो ये कि उड्डयन मंत्रालय, यानी कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होती है, उसने SOP भेजा है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP भेजा है। वो गाइडलाइंस जारी की हैं सभी जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो विमानन कंपनियां हों या और
जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, उन सबको गाइडलाइन जारी की है कि जब हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी देश में तो किस तरह की चीजों को लागू करना है। जैसे कि कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप हर यात्री के फोन में होना चाहिए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो यात्रा ना करें। तो एक एसओपी भी अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है। तो ये माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 18 मई से पहले पहले देश में जो हवाई सेवाएं हैं यानी कि जो एयर सर्विसेज हैं, विमानों की जो सेवाएं हैं वो शुरू हो सकती हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि वहां पर जो लोकल ट्रेनें हैं वो उनको चालू किया जाए ताकि जो आवश्यक सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आवाजाही में तकलीफ ना हो। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सभी दिल्ली वासियों से सुझाव मांगा है कि लॉकडाउन में किस तरह की छूट दी जाए और किस तरह की नहीं। तो इसके बाद ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली मेट्रो भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है कि लॉकडाउन में छूट दी जाए तो उसके बाद दिल्ली मेट्रो किस तरह संचालन करेगी। मोहम्मद तालिब लिख रहे हैं, मार्केट खुल गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा सकता है। मोहम्मद, क्योंकि मैं सिर्फ बता रही हूं, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। 8 बजे खुद प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे और तब चीजें ज्यादा हमारे सामने क्लियर होंगी। लेकिन क्योंकि छोटे दुकानदारों की तरफ से भी मांग उठ रही है कि उन्हें भी बहुत नुकसान हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो दुकानों का खुलना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1,15,000 करोड़ के जीएसटी का सरकार को नुकसान हुआ है। सरकार खुद लगातार कह रही है कि उनके पास पैसे नहीं हैं और इसलिए वो किसी भी उद्योग को वित्तीय मदद नहीं दे पा रही है। तो इसके चलते बाजारों और दुकानों को खोलना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी भी मॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन जो बाजार है उन्हें एक एक दिन के गैप पर, या जैसे कि मैंने बताया कि हफ्ते में 2 या 3 दिन खोल सकते हैं। और साथ ही दुकानदार, यानी कि बाजारों में जो दुकानदार होंगे या जो अगर सिंगल स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी तो वहां पर भी दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वहां उसके दुकान के बाहर भीड़ ना हो और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर राज्य सरकारें भी फैसला करती हैं इस तरह का। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही अहमद लिख रहे हैं, पेट भरने के लिए ना पेट भर के खाली तो होगा। अहमद क्या कहना चाह रहे हैं इसकी जरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बाकी इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर सेवाओं को शुरू की जाए, वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको शुरू किया जाए। इसके साथ ही जो कोरोना से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर, यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं या जिन्हें हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं, वहां पर ये माना जा रहा है अभी भी कि वहां पर कोई छूट हो सकता है ना मिले, और साथ ही रात में वहां पर कर्फ्यू लग सकता है और सीमित परिवहन व्यवस्था हो सकती है। अब आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बंद रह सकती हैं, यानी कि उनमें कोई छूट नहीं मिलती दिख रही है फिलहाल, या उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और वो सेवाएं हैं स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमाघर, यानी ऐसी जगहें जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जहां पर कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा हो सकता है, जिसके चलते तो ये माना जा रहा है कि पब्लिक गैदरिंग्स, यानी कि जहां पर सिनेमाघर है, स्कूल है, कॉलेज है, मॉल्स है, इन सब को हो सकता है कि लॉकडाउन 4 में भी बंद रखा जाए। मनप्रीत लिख रहे हैं, उद्योगपति लॉकडाउन सहने के मूड में नहीं है इसलिए सरकार ये सब कर रही है। मनप्रीत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उद्योगपति लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राहत पैकेज दिया जाए। कल ही एशियाविल हिंदी ने खबर की थी कि किस तरह कपड़ा उद्योग ने जो कपड़ा मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, उनसे बोला था कि हमें राहत पैकेज दीजिए। तो स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि सरकार के पास अभी उतना पैसा नहीं है, सरकार के पास फाइनेंसेस की कमी है, तो राहत पैकेज नहीं दिया जा सकता। हालांकि अभी सामने आ रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कभी भी
3 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं, लेकिन फिर भी लगातार उद्योगपतियों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि पैकेज दिया जाए। और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप है, आर्थिक संकट पहले से देश अभी नोटबंदी और जीएसटी की मार से उभरा नहीं है, और अब एकदम से लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट जो है वो गहरा गया है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको और ज्यादा खोला जा सकता है। और आप सबको ही पता है कि अब ये एक तरीके से मैंडेटरी हो गया है, जो भी छूट दी जाएगी, चाहे वो बाजार खुलने की हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छूट हो, चाहे वो हवाई सेवा हो, ट्रेन सेवा जो आज से शुरू हो गई है वो हो, या आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आर्थिक जो गतिविधियां शुरू हो रही है, हर जगह आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अब मैंडेटरी हो जाएगा। यानी हर इंसान जो भी अपने घर से बाहर निकल रहा है उसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो रहना जरूरी होगा। तो ये था कि लॉकडाउन 3 यानी कि अब तक जो लॉकडाउन की स्थिति है देश में उससे किस तरह अलग हो सकता है लॉकडाउन 4। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया गया है कल की मीटिंग के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी उसके आधार पर, लेकिन जो पूरी खबर है या जो पूरा ऐलान है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे करेंगे। अगली खबर हम बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था बुलेटिन के कि प्रवासी भावनगर, गुजरात के भावनगर में कल सुबह की घटना थी जब मैंने आपको बताया था कि वहां पर किस तरह सैकड़ों मजदूरों ने बस में तोड़फोड़ कर दी थी क्योंकि उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी और उन्हें लगा कि जो फैक्ट्री मालिक हैं वो उनको वापस उनके गृह राज्य नहीं लौटने देना चाह रहे हैं। और ऐसी ही कल एक स्थिति बनी जयपुर में शाम को शास्त्री नगर में 1000 से ज्यादा मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया, सड़क पर उतर आए और हालत इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मजदूर ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हम पर लाठी चलाई, हालांकि पुलिस इस दावे को खारिज कर रही है। तो लगातार प्रवासी मजदूरों का संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आया है कि 2000 मजदूर थे जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के 2000 प्रवासी मजदूरों ने जयपुर में कल प्रोटेस्ट किया था। इसके साथ ही आज हरियाणा के अंबाला जिले में एक दुर्घटना हो गई। एक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये लोग पैदल पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे और एक कार ने इन्हें टक्कर मार दी। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यानी कि हजारों की तादाद में मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। और जब इस तरीके से पलायन कर रहे हैं कि अभी श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं लेकिन उसके बावजूद मजदूर या तो पैदल जा रहे हैं या वो साइकिल पे जा रहे हैं या वो रास्ते में जो उनको साधन मिल रहा है उसकी मदद ले रहे हैं। हर्षित लिख रहे हैं तमिलनाडु ने मना किया है कि 31 तक ट्रेन चलाने के लिए। क्या किसी और स्टेट ने भी ऐसा कुछ बोला है? बिजनेसमैन भी काफी इफेक्टेड हैं इसकी वजह से और माइग्रेंट वर्कर्स फिलहाल में वापस नहीं आने वाले, तो क्या उसका इफेक्ट होगा क्योंकि उसका इवेंचुअली लंबा हर्षित, जैसा कि आपको ये बुलेटिन अगर आप शुरू में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने बताया था कि तमिलनाडु ने ये बोला है कि 31 मई तक ट्रेन सेवाओं को चालू ना किया जाए। इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और इसके साथ ही बिहार सरकार ने भी ये बोला कि जो ट्रेन है उनकी शुरुआत ना की जाए। यानी कि जो आज से ट्रेन सेवा शुरू हुई है, आज 15 रूटों पर ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, तो इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खासकर ये बात कही कि जो ट्रेन सेवाएं हैं या जो हवाई सेवाएं हैं उनको फिलहाल शुरू ना किया जाए क्योंकि अभी देश में कोरोना के मामले 70,000 को पार कर गए हैं। तो ऐसे में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल देंगे तो बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली। साथ ही आपने जो पूछा है कि माइग्रेंट वर्कर्स वापस जा रहे हैं तो इकोनॉमी रीस्टार्ट कैसे होगी, इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये कहा जा रहा है कि ये खबरों में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी मजदूरों का जो संकट है वो उसके बारे में बात करेंगे। कल ही अपनी बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि जो मजदूर जहां है, यानी कि श्रमिक ट्रेनों से जो मजदूर वापस चले गए वो तो उस राज्य में चले गए, लेकिन जो मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं वो जहां है वो वहीं रहें
क्योंकि अब लगभग सभी राज्यों ने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको खोलना शुरू कर दिया है। चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली सरकार ने भी, लगातार सरकारें भी बात कर रही हैं, सभी मजदूरों से अपील कर रही हैं कि आप रुक जाइए, जाइए मत। लेकिन यहाँ बड़ा संकट ये है कि मजदूरों में एक भरोसे की कमी नजर आती है, क्योंकि सरकार लॉकडाउन के 40 दिन के बाद उनके लिए ट्रेनें चला रही हैं। जो काम उनको लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन लगाने के 1-2 दिन के भीतर भीतर करना था कि सभी मजदूरों को उनके रहने, खाने पीने, उनकी रोजी रोटी का जो संकट है उससे निपटना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तब ना राज्य सरकारों को समझ में आ रहा था कि कैसे लाखों मजदूरों के संकट से निपटा जाए, ना ही मोदी सरकार को समझ में आ रहा था। और उसके बाद 40 दिन के बाद ट्रेनें चलाई। अब सरकार भले ही ये कहती है कि हमने 6.8 लाख मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेज दिया हो, लेकिन फिर भी मजदूरों के अंदर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहा है। भरोसा बहाली की यहाँ पर जरूरत है। और डेफिनेटली जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि खुद सरकार के अधिकारी ये कह रहे हैं कि मजदूर चूंकि वापस लौट गए हैं, तो अफसोस की बात यह है कि जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी शुरू होने वाली थी उनमें उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी या उस तरीके से रीस्टार्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मजदूर चले गए हैं। दूसरा, सप्लाई चेन भी बाधित हो गई है। तो ये एक मुश्किल की बात है और इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है उसको एड्रेस करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा खबरों में आ रहा है। इस लाइव को शेयर जरूर करें और जो भी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं प्लीज इस लाइव को शेयर भी करें। अगर आपको लगता है कि मैंने लॉकडाउन से जुड़ी, प्रवासी मजदूरों से जुड़ी या कोरोना से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी दी हो तो प्लीज इस लाइव को शेयर जरूर करें। मनप्रीत सिंह लिख रहे हैं, उद्योगपति अपना मुनाफा चाह रहे हैं इसलिए मजदूरों के श्रम कानून भी रद्द किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 12 घंटे काम करने संबंधी अध्यादेश कई राज्य सरकारें ले चुकी हैं। बिल्कुल, चाहे वो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उद्योगपतियों का बहुत ज्यादा प्रेशर है सरकार पर, और दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू करने का प्रेशर है, क्योंकि आर्थिक संकट लगातार गहरा रहा है। आईएमएफ भी कह चुका है कि 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद, यानी कि 80 साल के बाद फिर से उसी तरह के हालात बन रहे हैं, और इस बार जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा वो 1930 के डिप्रेशन से भी ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा गंभीर होगा। तो वापस हम आते हैं प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर। पुणे से भोपाल के बीच में 800 किलोमीटर लंबे रास्ते पर आप बहुत लंबी लंबी लाइनें देख सकते हैं। हजारों की तादाद में मजदूर पैदल चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और साथ ही मजदूरों का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जयपुर में प्रोटेस्ट किया, गुजरात में हम देख रहे हैं कि लगातार 6 से 7 बार मजदूर प्रदर्शन कर चुके हैं और वहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, लाठी चार्ज तक करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में ये एक वीडियो कल वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सोमवार की शाम बस में सवार एक प्रवासी मजदूर को ये एक वीडियो में दिखाया गया कि कैसे एक अफसर उन्हें लात मार रहा था, जिसके बाद उस अफसर को चेतावनी जारी कर दी गई है। तो इस तरीके से मजदूरों का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा बहाली की जो कमी है अभी तक, यानी कि लॉकडाउन को लगाए हुए 50 दिन हो चुके हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं, हमने 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचा दिया है। अच्छी बात है, लेकिन जो काम सरकार को लॉकडाउन, यानी कि जब 25 मार्च से लॉकडाउन लगा, या तो उससे पहले मजदूरों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए था, उनके लिए कोई कदम उठाना चाहिए था, या फिर लॉकडाउन लगाने के थोड़े दिनों के भीतर ये काम करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने 40 दिन के बाद उनके लिए ट्रेनें चलाई। और ऐसे में, और दूसरा, प्रवासी मजदूरों के साथ एक बड़ा संकट ये भी है कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो आधे रास्तों में फंसे हुए हैं, यानी कि वो पैदल चलना शुरू कर चुके हैं, वो बीच रास्तों में कहीं फंसे हुए हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्टेशन तक कैसे पहुंचे। दूसरी तरफ कई खबरों में ये भी सामने आया कि प्रवासी मजदूरों के पास मोबाइल फोन तक नहीं है जिसमें वो पास बनवा सकें या रजिस्ट्रेशन कर सके ट्रेन का, और जब वो स्टेशन जाते हैं तो स्टेशन से उन्हें भगा दिया जाता है कि नहीं, आप पहले रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद आइए। यानी कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास छोटे हैंडसेट होते हैं, किसी किसी के पास तो मोबाइल भी नहीं होता, तो ऐसे में कैसे मजदूर ट्रेन सेवा का सुविधा ले पाएंगे, ये भी एक बड़ा संकट है। और शायद इसलिए हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के 50 दिन के बाद भी
अभी भी हजारों मजदूर जो हैं उनकी तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, किस तरह से वो मजदूर पैदल चल रहे हैं, पैदल सैकड़ों किलोमीटर का जो सफर है वो तय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। तो प्रवासी मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। अब जो अगली खबर है वो है झारखंड से, और प्रवासी मजदूरों का संकट है, कोरोना का संकट है, इकोनॉमी का संकट है, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी लगातार देश में बढ़ रही हैं। और लॉकडाउन के दौरान दूसरी बार मॉब लिंचिंग की एक बड़ी घटना सामने आई है। झारखंड के दुमका जिले में भीड़ ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को बेरहमी से पीट दिया और इसमें से एक की मौत हो गई है और एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो आपको बता दें कि इस मामले में अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के द्वार पहाड़ी गांव के सुभान मियां और ढाका गांव का दुलाल मिर्धा 1 किलोमीटर दूर स्थित जो दूसरा गांव है काठी कुंड के झिली मिली गांव गए थे। और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इन दोनों ने गांव की एक व्यक्ति की बकरी को चुरा लिया था। इस बीच में गांव वालों की नजर उन पर पड़ गई, उनको युवकों ने घेर लिया और उसके बाद बेरहमी से पीटा। बहुत सारी भीड़ ने उनको पीटा और इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल लेके गई पुलिस, लेकिन वहां पर उपचार शुरू होते ही जो सुभान मियां हैं उन्होंने दम तोड़ दिया और जो दुलाल मिर्धा है वो उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ये कह रही है कि अगर चोरी की है तो चोरी करने वालों पर, और अगर भीड़ यानी कि मॉब लिंचिंग में जो लोग शामिल थे उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक 3 लोग ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और एक युवक की मौत हो चुकी है। तो मॉब लिंचिंग की घटना भी, पालघर का इंसिडेंट आप सबको याद होगा, तो मॉब लिंचिंग की घटना भी लगातार सामने आ रही है कि देश में लॉकडाउन लागू है लेकिन उसके बावजूद किस तरह भीड़ जो है वो सड़कों पर उतरती है और लोगों को अपना निशाना बना लेती है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना के चलते भारत में किस तरह के हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब 70,000 को पार कर गए हैं। आज सुबह 9 बजे तक देश में 70,756 मामले सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि अब भारत सरकार दिन में सिर्फ एक बार कोरोना संक्रमण के मामलों को अपडेट करती है, यानी हर सुबह 9 बजे वो ताजा अपडेट जो होता है वो देती है। स्टेट्स पूरे दिन भर में अपडेट करते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार सिर्फ दिन में एक बार अपडेट करती है, पहले 2 बार करती थी। तो इसलिए सुबह 9 बजे तक आज 70,756 हो गए हैं कोरोना संक्रमण के मामले। 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है और 22,455 लोग ठीक हो चुके हैं इलाज के बाद। महाराष्ट्र एपिसेंटर बना हुआ है। महाराष्ट्र में 23,401 मामले हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा 868 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पर 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है और गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 8,541 हो गए हैं। वहां पर 513 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कल तीसरे नंबर पर दिल्ली था, आज तमिलनाडु आ गया है और तमिलनाडु में 8,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज दोपहर 12 बजे तक राजधानी से 7,639 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में भी आज 4,000 का आंकड़ा पार हो गया है। मध्य प्रदेश में 3,785 मामले हैं और मध्य प्रदेश में 221 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 801 कुल मामले आज शाम 5 बजे तक वहां आ चुके हैं। बिहार में अब तक 801 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में लगभग 42 लाख के करीब लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 41 लाख बहुत सांस फूल गई, 41,97,000 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन अब जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो आपको हैरान करने वाली बात होगी कि पहले कुछ दिनों तक हम देख रहे थे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले थे, सबसे ज्यादा मौत के मामले थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर इटली था, फिर स्पेन था। अब किस तरीके से ये बदला, अब ये हो गया है कि अमेरिका पहले नंबर पर है,
फिर स्पेन आया और फिर ब्रिटेन आया। लेकिन आज जो खबर है, यानी आज जो डेटा है, ताजा डेटा, उसके मुताबिक अमेरिका संक्रमण और मौत के मामले में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रशिया पहुंच गया है, जिसे हम हिंदी में रूस कहते हैं। रूस अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और ब्रिटेन तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। चौथे नंबर पर स्पेन है और पांचवें नंबर पर आ गया है इटली। तो आप देखेंगे कि किस तरह रूस जो है वो वहां पर अब हालात बिगड़ रहे हैं। रूस में पिछले रविवार से, यानी कि पिछले 8 से 9 दिनों से वहां पर लगातार 10,000, हर दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया भर में, जैसा कि मैंने बताया कि 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 2,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित देश है और अमेरिका में 13,34,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की तादाद 80,000 को पार कर गई है। दूसरे नंबर पर रूस है और रूस में 2,34,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। इसके साथ ही वहां, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 8 या 9 दिन से वहां पर रोजाना 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अब ये कह रहे हैं कि रूस में अब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट देनी शुरू की जाएगी। वो भी तब जब देश में जो मामले हैं वो 2,34,000 के करीब पहुंच गए हैं। स्पेन में अब 2,27,000 मामले हैं और ब्रिटेन में 2,24,000 मामले हैं। ब्रिटेन में 32,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों का अगर आंकड़ा देखें तो अमेरिका के बाद ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। फ्रांस और स्पेन ने आज से लॉकडाउन में कुछ छूट देनी शुरू कर दी है। ब्राजील में, लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है वो है ब्राजील, और ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आए और अब वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,68,000 को पार कर गई है। इस बीच चीन सरकार ने बड़ा फैसला लेती हुई दिख रही है। चीन में ये कहा जा रहा है कि वुहान में जितनी जनसंख्या है, जितने लोग वुहान में रहते हैं, उन सभी का टेस्ट किया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अब वुहान से नए मामले सामने आ रहे हैं। वुहान में आज 1 मामला सामने आया और सोमवार को वहां से 5 मामले सामने आए थे। तो पूरे चीन में आज संक्रमण के 1 ही मामला सामने आया, वो वुहान से था। सोमवार को चीन से 17 मामले आए थे, जिनमें से 5 वुहान से थे। उसके बाद चीन में माना जा रहा है कि हो सकता है कि वुहान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल गई हो और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि वुहान शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी वहां की जनसंख्या है, हर एक आदमी का फिर से टेस्ट किया जाएगा। साथ ही पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के बारे में बात करें, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पाकिस्तान में 32,000 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और मरने वालों की तादाद 706 हो गई है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि किस तरह देश में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का संकट जो है वो अभी भी बरकरार है। अभी तक केंद्र और राज्य सरकारों को इस समझ में नहीं आ रहा है कि प्रवासी मजदूरों का जो संकट है उससे आखिर निपटा कैसे जाए। हालांकि सरकार का ये दावा है कि आज शाम तक 6.8 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में मजदूर अब भी पैदल चलने को मजबूर हैं। चाहे वो गुजरात हो या जयपुर हो, हर जगह मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका सब्र का बांध टूट गया है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी साफ दिखाई देती है। तो प्रवासी मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है और साथ ही मैंने आपको ये बताया कि किस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे जब देश के नाम संबोधन करेंगे तो ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4 जो है, यानी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो लॉकडाउन 3 से किस तरह अलग होगा उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। जिन भी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, उम्मीद है आप आगे भी इस तरह से सवाल पूछते रहेंगे, अपने कमेंट करते रहेंगे। इस लाइव में जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, जो भी अगर कमेंट करते हैं या सवाल पूछते हैं, मैं कोशिश करती हूं कि मैं उनके सवालों का पूरी तरह से जवाब दूं।
तो मैं चाहती हूं कि जिन लोगों ने भी मुझसे सवाल पूछा, प्लीज आप लोग इस लाइव को शेयर जरूर करें, और बाकी लोग भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूरों के से जुड़ा हो या लॉकडाउन से जुड़ा हो या कोरोना से जुड़ा हो, कोई भी सवाल अगर आप मुझसे करना चाहते हैं, कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर दें। इस लाइव को शेयर जरूर करें। और साथ ही जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी खबरें आप एशियाविल हिंदी की वेबसाइट पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जाने से पहले जो रोज की तरह मेरी आपसे गुजारिश होती है, आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर एशियाविल हिंदी को भेजना है। उस वीडियो में आपको ये बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, आपकी क्या दिनचर्या है। तो इस नंबर नोट कर लीजिए, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है। आप जो वीडियो भेजेंगे वो हम एशियाविल हिंदी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेंगे। तो इस लाइव के लिए इतना ही। नमस्कार।